हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों अपनी एनएमआर सीरीज चल रही है और अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि नीट की डेट अनाउंस हो गई है बच्चों। आपका नीट 2022 कब हो रहा है? 17 जुलाई को। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों, अभी भी 100 डेज हैं और इन 100 डेज में हमारी कैसी भी तैयारी हो, यदि आज से हम ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दे तो भी हम क्रैक कर सकते हैं बच्चों। ये चीजें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैंने खुद ने नीट क्रैक करी है, इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं बच्चों। ठीक है, और इसमें मदद करेगी हमारी नीट मेगा रिवीजन सीरीज बच्चों, जिसमें हम एग्जाम के पहले सारे चैप्टर्स को, तीनों सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है सबको अच्छे से कवर कर लेंगे, इस कदर कि फिर हमारा जो 650 प्लस लाने का मिशन है बच्चों नीट के अंदर, वो डेफिनेटली पूरा होगा। आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं कि बच्चों मैंने नीट क्रैक किया था इन द फर्स्ट अटेम्प्ट अलोंग विद 12th क्लास विद ऑल इंडिया रैंक 196। तब स्टेट पीएमटी भी होती थी, राजस्थान को ही, कोटा को ही बिलोंग करता हूं बच्चों। तो राजस्थान पीएमटी में मेरी राजस्थान रैंक 46 थी। फिर एमबीबीएस करी फ्रॉम द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान, दैट इज एसएमएस मेडिकल कॉलेज। फिर बच्चों एमडी करी इन एनेस्थीसिया ब्रांच फ्रॉम कोटा मेडिकल कॉलेज। फिर फेलोशिप करी बच्चों पेन मैनेजमेंट में, और एट प्रेजेंट बच्चों मैं एज अ कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन फिजिशियन, मतलब एज ए डॉक्टर तो प्रोफेशनली वर्क कर ही रहा हूं, लेकिन क्योंकि टीचिंग में मेरे को शुरुआत से मजा आता है, एक शौक रहा है बच्चों पढ़ाने का, तो पिछले 11 साल से लगातार नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं बच्चों। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने पहली बार में नीट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार में नीट को क्रैक करा। उनमें से कुछ ने एम्स दिल्ली से अपनी एमबीबीएस करी, कुछ ने मौलाना आजाद से करी है, कुछ ने एम्स ऋषिकेश से करी, मतलब ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज में आपको मेरे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। उनमें से काफी ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम में 12th के साथ नीट क्रैक करा है बच्चों। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, जो भी मैं गाइडेंस दे रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ध्यान से फॉलो करें, यदि आप भी अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो बच्चों। ठीक है बच्चों, जो अपनी सीरीज है इसमें हमारा टारगेट है 650 प्लस नंबर लाने का, क्योंकि हमें पता है इसके बिना हमें एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट नहीं मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स में थ्योरी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर्स हैं बच्चों इस सीरीज के, कि आपको जब आप ई सरल की ऐप पे जाएंगे तो वहां पर नीट मेगा रिवीजन के नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा। ये फ्री कोर्स है बच्चों, कोई पेड कोर्स नहीं है, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, इट इज कंप्लीटली फ्री। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको अभी जैसे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बच्चों, वो पूरी पीडीएफ, मार्क्ड पीडीएफ, जिसमें हाईलाइटिंग भी हो रही है इंपॉर्टेंट लाइंस की, जिसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखूंगा, वो पूरी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, ताकि सेशन के बाद भी आप उसको देखकर पढ़ सकते हो। साथ ही साथ बच्चों आपको इस कोर्स के अंदर फ्री में माइंड मैप्स मिल रहे हैं। माइंड मैप्स क्या होते हैं बच्चों? एग्जाम के जस्ट पहले आप चाहते हो ना कि भाई ऐसा कुछ मटेरियल हो जिसमें चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी, तो बच्चों उसी फॉर्म में माइंड मैप्स बने हुए हैं जो एग्जाम के जस्ट पहले के लास्ट एंड क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज, वो भी पूरे के पूरे सॉल्व। ये सारी चीजें फ्री है बच्चों, तो इस सरल ऐप पे जाएं और इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर लो, ताकि आपको ये सारी चीजें फ्री मिल जाएगी बच्चों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, और इसमें हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल हम बात करें बच्चों, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है बच्चों। आयंस भी जब एक्सेस में होते हैं बच्चों, तो एक्सेस ऑफ आयंस को भी बाहर निकालना जरूरी है। सारे के सारे आयंस वेस्ट नहीं है, लेकिन आयंस का एक लिमिटेड अमाउंट चाहिए हमारी बॉडी में, उससे ज्यादा है तो बाहर निकालना है, दैट इज वेस्ट। वाटर भी हमारी बॉडी का, हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है, इसको भी बाहर निकालना है ना। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम किसके ऊपर मेनली फोकस करते हैं बच्चों? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उनको कैसे बाहर निकाला जाता है, उनमें कौन कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड होती है बच्चों। यहां पर बच्चों आप देख सकते हो, मैंने लाइंस को हाईलाइट कर रखा है, तो 3 तरह की कलर कोडिंग मैंने यहां पर यूज कर रखी है। येलो आर द इंपॉर्टेंट लाइंस, ग्रीन मोर इंपॉर्टेंट लाइंस एंड रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। यदि हम एनिमल किंगडम की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट में यही 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अब बच्चों यदि हमारी बात करें तो इन तीनों में से हमारे अंदर जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो है यूरिया। ठीक है, क्यों है अभी हम डिस्कस करेंगे। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। बच्चों अमोनिया एक गैसियस वेस्ट मटेरियल है, गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब
यदि हम टॉक्सिसिटी की बात करें बच्चों कि भाई इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉइजनस या टॉक्सिक या हार्मफुल कौन सा है, तो वह है अमोनिया, उससे कम यूरिया और उससे भी कम यूरिक एसिड। याद रखना सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है इन तीनों में, अमोनिया। तो हम ऑर्डर क्या लिख सकते हैं भाई, यदि हम टॉक्सिसिटी का ऑर्डर लिखना चाहें बच्चों, यहां पर यदि हम टॉक्सिसिटी का ऑर्डर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया और फिर बच्चों यूरिक एसिड। ये याद रखना है, ठीक है। अब जो जितना ज्यादा टॉक्सिक है उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसको उतना ही ज्यादा डाइल्यूट कर दो। तो यदि अमोनिया को किसी एनिमल को स्टोर करना है अपनी बॉडी में, भाई जब तक एक्सक्रीट नहीं करेगा तब तक तो उसकी बॉडी में ही रहेगी वो, और वो चाहता है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचे, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए कि वो अमोनिया उसमें घुलकर डाइल्यूट हो जाए और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस न कर पाए, नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो हमारी बॉडी में इतना पानी नहीं होता बच्चों, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक फिशेस, उनकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उनकी सराउंडिंग में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसमें वो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकती हैं और बॉडी के अंदर भी अमोनिया को डाइल्यूट फॉर्म में रख सकती है ताकि बॉडी को नुकसान नहीं हो। तो यूजुअली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है, अमोनिया होता है। आगे बात समझ में बच्चों क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, वेयर इज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक। मैंने अभी बोला इन तीनों में सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है बच्चों, यूरिक एसिड है, वो सबसे कम टॉक्सिक है। इसको फिर कम से कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है इन तीनों में। सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किसको एक्सक्रीट करने के लिए जो है, अमोनिया, इसलिए मेनली एक्वेटिक एनिमल्स में, और सबसे कम यूरिक एसिड के लिए होती है। ये मेनली बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के अंदर बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक कहते हैं बच्चों, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। एग्जांपल्स याद रखने अपने को, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वही आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये तीनों एग्जांपल्स याद रख लो बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमोनिया एज इट इज रेडली soluble in generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces as ammonium ions बच्चों, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो क्या है कि भाई इसको आयनिक फॉर्म में भी एक्सक्रीट किया जा सकता है, ये सोल्यूबल है बच्चों पानी में, डिफ्यूजन से एक्सक्रीट हो जाएगी, कैसे, गिल्स के सरफेस के थ्रू, फिशेस के अंदर बच्चों, ठीक है। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। हमारे अंदर किडनीज है बच्चों, उनका मेन रोल यूरिया के एक्सक्रीशन में होता है, अमोनिया के एक्सक्रीशन में नहीं होता है। Terrestrial adaptation necessitates the production of lesser toxic nitrogenous wastes like urea and uric acid for conservation of water। Already discuss कर लिया है कि भाई क्योंकि हमारे अंदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर पानी की कमी होती है तो हम अमोनिया की जगह यूरिया या यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं बच्चों। मैमल्स जिनमें हम भी आते हैं बच्चों, ठीक है, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक, जो ज्यादातर जमीन पे रहते हैं, पानी में कम रहते हैं, और मरीन फिशेस बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, और इनको हम कहते हैं यूरोटेलिक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था फिशेज में अमोनिया होता है, लेकिन बोनी फिशेज में अमोनिया है, मराइन फिशेज में क्या है बच्चों, यूरिया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों, जो मराइन फिशेज होती है, मराइन फिशेज का मतलब ही क्या आ रहा है, मराइन फिशेज का मतलब हो रहा है जिनके आसपास सॉल्ट वाटर है बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब यदि बॉडी के बाहर इनके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इनकी बॉडी में से पानी बाहर जाएगा और बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी बच्चों। और इसी कारण से, क्योंकि मरीन फिशेस के अंदर भी, वो चाहे एक्वेटिक है लेकिन जो बॉडी है उसके अंदर पानी की कमी होती है बच्चों, इसीलिए ये अमोनिया की जगह यूरिया को एक्सक्रीट करती है, ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स। अब भाई जब भी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है बच्चों, जो मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में वो दो हैं, एक तो प्रोटीन्स और दूसरा न्यूक्लिक एसिड्स। इन दोनों के ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो भी मेनली किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में बच्चों, ठीक है। यदि हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो वहां से फिर कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है ब्रेकडाउन से। पहली बात तो ये हो गई। तो जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले प्रोड्यूस होता है प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स के ब्रेकडाउन से, मेनली अमोनिया होता है। अब यदि एनिमल ऐसा है जिसकी बॉडी में बहुत सारा पानी है, लाइक बोनी फिशेस या एक्वेटिक एम्फीबियंस बच्चों, तो फिर तो वो एज इट इज अमोनिया के फॉर्म में उसको बाहर डिफ्यूज कर सकता है। लेकिन
हमारी तरह कोई एनिमल है जिसकी बॉडी में कम पानी है तो फिर अमोनिया को यूरिया में बदलना पड़ेगा। और ये जो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया होता है वो कहां पर होता है बच्चों? वो होता है इन द लिवर। तो यूरिया फॉर्मेशन कहां होगा बच्चों? लिवर के अंदर होता है। लिवर यूरिया बनाकर फिर ब्लड में रिलीज कर देता है। फिर क्या होता है बच्चों? ब्लड में से इस यूरिया को फिल्टर किया जाता है कहां पर? एट द लेवल ऑफ किडनीज। तो किडनीज क्या करती है? जो ब्लड किडनीज के पास जा रहा है उसमें से यूरिया को निकाल लेगी। यूरिया को एज इट इज सॉलिड तो नहीं एक्सक्रीट कर सकते, तो साथ में प्लाज्मा भी फिल्टर होता है ब्लड में, यानी कि वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड बच्चों। तो वाटर भी फिल्टर हो रहा है वहां पे, प्लाज्मा कंटेंट भी फिल्टर हो रहा है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो फिल्टर नहीं होते, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वो फिल्टर नहीं होते। प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों लार्ज साइज के वो भी फिल्टर नहीं होते। ये सारी चीजें आगे आ जाएगी। अभी मेनली आपको क्या याद रखना है? किडनीज के पास जब ब्लड जाता है तो वो उस ब्लड में से यूरिया को अलोंग विद दी जो एक्वस कंटेंट होता है बच्चों ब्लड का, हम कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट होता है, उसके साथ फिल्टर आउट कर लेती है। और इस पानी में जिसमें अब यूरिया है बच्चों, उसको हम कहते हैं यूरिन, और इसको हम बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। इस तरह से यूरिया को बॉडी के बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रही है एनसीईआरटी? सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। ये वाला जो पॉइंट है ये बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आएगा। कब समझ में आएगा? जब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है अभी हमें। ठीक है, अब यूरिकोटेलिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं। वो एनिमल्स जो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं बच्चों। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, एग्जांपल्स याद रखने बच्चों। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स and insects excrete nitrogenous wastes as uric acid in the form of pellet or paste। मतलब बिल्कुल एक सेमी सॉलिड मटेरियल के फॉर्म में इसको एक्सक्रीट करते हैं। पानी बहुत कम होता है बच्चों, विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और इनको हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो यहां तक आ गया समझ में? इस चैप्टर में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स के एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 मेजर फॉर्म्स हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक, यूरिया इन दोनों के बीच में आता है। जिन एनिमल्स की बॉडी में सफिशिएंट वाटर होता है, लाइक बोनी फिशेस जो मेनली फ्रेश वाटर में मिलती है, बोनी फिशेस मराइन में भी मिल सकती है बच्चों। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस होती है मेनली उनमें अमोनिया इज द मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स में भी अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। यूरिया की बात करें तो मैमल्स के अंदर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, इनको हम यूरियोटेलिक कहते हैं बच्चों। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में वाटर बहुत कम होता है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए वो सिर्फ यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं मेजर फॉर्म में, लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ये आपको याद रखने हैं बेटा एग्जांपल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स है इनको एक्सक्रीट करने में किन एनिमल्स में कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन मदद करते हैं या करती हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हमारे अंदर किडनीज मदद करती हैं। ठीक है, तो in most of the invertebrates these structures are simple tubular forms whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys। जैसे जैसे अपन एनिमल किंगडम में नीचे से ऊपर चलेंगे बच्चों, जैसे अपन बात करें पोरीफेरा की, जैसे अपन बात करें बच्चों सिलेंट्रेट्स की, जैसे अपन बात करें टीनोफोरा की बच्चों। ठीक है, तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स नहीं होते। ये क्योंकि प्योरली एक्वेटिक हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं, पानी में ही रहते हैं, तो बाय डिफ्यूजन अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। फिर जब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज पे आते हैं तो वहां से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स डेवलप होना चालू होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थीज में बच्चों फ्लेम सेल्स होती हैं जिनको हम सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। ठीक है, फिर अपन एस्किलमिन्थीज की बात करें बच्चों तो रेनेट ग्लैंड सेल्स वहां पर होती है एच शेप की। एनेलिडा की बात करें बच्चों तो नेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो हर एक फाइलम में आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलेगा एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जो यहां पर देखें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो हर फाइलम के स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो हम कहां कवर करते हैं बच्चों? एनिमल किंगडम के अंदर। वहां पर जब हर फाइलम हम पढ़ते हैं तो उसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये वाला पार्ट कवर होता है यहां पर, लेकिन जितना एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में बता रखा है वो हम यही कवर करेंगे। तो जैसा भी मैंने आपको बताया बच्चों, जो पहले 3 फाइलम है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उनमें तो बॉडी सरफेस हो रहा है, कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। फिर हम बात करें बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया। ठीक, 21। इसके अलावा बच्चों
ये क्या कह रहा है, रोटिफर्स में, कुछ एनालिट्स में और सिफिलोकोडेट्स में, एम्फिओक्सस में भी प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। लेकिन अब आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या याद रखोगे कि भाई ठीक है, ये तो लाइन आपको एनसीईआरटी की है, क्योंकि तो याद रखनी पड़ेगी, ये हमारी समस्या है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी की लाइन उठकर आती है। लेकिन आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं बच्चों। यदि फ्लेम सेल्स पर क्वेश्चन आता है तो हमें मेनली दो एग्जाम्पल्स याद रखने, दो ग्रुप्स याद रखने हैं फ्लेम सेल्स के लिए। एक आपको क्या याद रखना है बच्चों, ये मेजर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, प्लेटीहेल्मिन्थीज का, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना बच्चों सिफेलोकोडेट्स, सिफेलोकोडेट्स, सिफेलोकोडेट्स क्या बच्चों, सब फाइलम ऑफ फाइलम कोडेटा। फाइलम कोडेटा में 3 सब फाइलम आते हैं, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। हम वर्टिब्रेटा को बिलोंग करते हैं बच्चों। सिफेलोकोडेट्स के अंदर जिसमें एम्फिओक्सस आता है उनमें फ्लेम सेल्स आर दी मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। एनालिट्स की यदि हम बात करें बच्चों तो इनमें इसने लिखा है सम, क्यों, क्योंकि एनालिट्स का जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है बच्चों वो क्या है, नेफ्रीडिया, ना कि प्रोटोनेफ्रीडिया। तो एनालिट्स में तो आप नेफ्रीडिया याद रखोगे बच्चों। आगे बात समझ में, ठीक है। रोटिफर्स का यदि क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यहीं से आएगा, रोटिफर्स और कहीं डिस्कस नहीं होते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। तो रोटिफर्स में आप लिख सकते हो कि भाई यदि पूछ ले कि रोटिफर्स के अंदर किस तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स बोल सकते हो बच्चों। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। अब बच्चों ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, या हमारी किडनी की भी हम बात करें, जितने भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकालते हैं, वो इनके एक्सक्रीशन के साथ साथ बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी को यानी कि कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम भी करते हैं। ये याद रखना, क्यों, क्योंकि ये सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आयनिक बैलेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं और आयनिक बैलेंस के ऊपर ही ऑस्मोलैरिटी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। नेफ्रीडिया अभी मैंने आपको बोल ही दिया बच्चों, किसके अंदर होती है, एनालिट्स के अंदर, जिसका एग्जांपल अर्थवर्म है। नेफ्रीडिया अगेन दोनों काम करेंगे, आयनिक बैलेंस भी करेंगे, एक्सक्रीशन भी करेंगे, यानी कि एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। अब अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, अर्थ्रोपोड्स की। यहां से क्वेश्चन आता है आपके, तो यदि हम फाइलम अर्थ्रोपोडा की बात करें, यदि हम फाइलम अर्थ्रोपोडा की बात करें तो 3 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है बच्चों, एक तो क्रस्टेशियंस, अर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशियंस आते हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं ये, एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स आप याद रख सकते हो सिंपल वे में यदि याद रखना हो तो, ठीक है। और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों उनको हम क्या कहते हैं, एंटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड्स, नाम याद रखना है आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का। दूसरी कैटेगरी की हम बात करें बच्चों तो इंसेक्ट्स, कॉकरोच वगैरह, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चों, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर, देखो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये एंटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तीसरी कैटेगरी इसमें अपन बोल सकते हैं बच्चों एरेक्निडा, एरेक्निड्स। एरेक्निड्स के अंदर स्पाइडर और स्कॉर्पियन आते हैं बच्चों, और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं कोक्सल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, कोक्सल ग्लैंड बोलते हैं। तो अर्थ्रोपोड्स में जो अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग ग्रुप ऑफ अर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्वेश्चन आता है इसलिए स्पेसिफिकली बताया है ना। यदि आपसे पूछे हुए प्रोन के अंदर जो क्रस्टेशियंस में आता है, जो एक्वेटिक अर्थ्रोपोड है, तो उसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड्स होगी। इंसेक्ट्स पूछे तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होगी, एरेक्निड्स पूछे तो कोक्सल ग्लैंड्स होती है बच्चों, ठीक है। अगेन ये एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। अब यहां तक तो बच्चों अपन एक जनरल बात कर ली कि भाई एनिमल किंगडम में कौन कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहां से हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रहेगा बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यदि बात करें बच्चों, तो इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए क्या है बच्चों, 1 पेयर ऑफ किडनीज आर देयर। 2 किडनीज होती है, एक राइट में और एक लेफ्ट में होती है, बिलो द डायफ्राम यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बच्चों, ठीक है। इन किडनीज के साथ साथ क्या होता है बच्चों, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो किडनीज से यूरिन को कहां लेकर जाते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज यहां पर है, इनके अंदर यूरिन बनता है, इनसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं यूरेटर्स, और फिर वो एक सिंगल बैग लाइक स्ट्रक्चर में दोनों यूरेटर ओपन होते हैं जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है बिफोर इट्स एक्सक्रीशन, ठीक। आगे बात समझ में, तो एक यूरिनरी ब्लैडर होता है,
फिर जब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर जाता है तो हमें एक प्रेशर फील होता है, एक अर्ज फील होती है कि भाई हमें टॉयलेट जाने की जरूरत है। तो फिर इसी ब्लैडर से एक अगेन सिंगल ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा, जिसकी ओपनिंग एक्सटर्नल होती है बच्चों, और उसके थ्रू हम यूरिन को बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, अभी अपन समझेंगे डिटेल में फिगर को। तो बच्चों किडनीज कैसी हैं? रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, बीन शेप की, यहां पर आप देख सकते हो बच्चों। ठीक है, situated between the levels of the last thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। पोजीशन क्या है इनकी? भाई ये एब्डोमिनल कैविटी में, ये तो अपने को पता है। अब एब्डोमिनल कैविटी में भी आगे की वॉल के पास में है या पीछे वाली वॉल के पास में? तो पीछे वाली वॉल की तरफ है। ठीक है, किधर है बच्चों? टुवर्ड्स द डोर्सल। ये हमारा वेंट्रल सरफेस, पीछे वाला डोर्सल सरफेस होता है बच्चों, तो डोर्सल सरफेस की तरफ है। डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी की पीछे वाली जो अंदरूनी वॉल है, इनर वॉल है, अंदर वाली वॉल है, उसके पास में होती है। रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड होती है बच्चों। अब इनका लेवल क्या है? मैं पहले भी आपको कुछ लेक्चर्स में बता चुका हूं, जैसे ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपन ने बात करी थी कि भाई ट्रेकिया कहां डिवाइड होता है, उसका लेवल हम किससे देखते हैं? फ्रॉम आवर वर्टिब्रल कॉलम बच्चों, है ना। देखते हैं नहीं देखते हैं वहां पर अपन कि भाई जो अपना वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो वर्टिब्रल बॉडीज होती है उनका जो लेवल होता है उससे अपन डिफाइन करते हैं हमारे थोरेक्स और एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स के लेवल को। जैसे ट्रेकिया कहां बाइफरकेट होता है? एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। तो उसी तरह से बच्चों यदि अपन किडनीज की बात करें तो किडनीज कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रही है? तो किडनीज के अपर एंड पे अपन देखेंगे भाई पीछे कौन सी वर्टिब्रा है, तो आपको कौन सी वर्टिब्रा मिलेगी बच्चों? 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, विच इज द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, और लोअर लेवल अपन देखें तो यहां पर आपको पीछे कौन सी वर्टिब्रा मिलेगी बच्चों? 3rd लंबर वर्टिब्रा। 5 होती है, उनमें से 3rd मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? लास्ट थोरेसिक से 3rd लंबर वर्टिब्रा तक किडनीज एक्सटेंड करती है, इनका लेवल होता है। ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन क्या डायमेंशंस होते हैं? 10 to 12 सेंटीमीटर्स इन लेंथ बच्चों, लंबाई 10 to 12 सेंटीमीटर्स, 5 to 7 सेंटीमीटर्स इन विड्थ। ठीक है, और गहराई डेप्थ यदि अपन बात करें, थिकनेस की हम बात करें बच्चों, तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एवरेज वेट की बात करें तो 120 to 170 ग्राम होता है बच्चों। ठीक, नाउ towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which ureter, blood vessels and nerves enter। अब बच्चों ये ग्रीन में मांग रहे यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोग के कंपैरिजन में यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये क्या कह रहा है भाई कि यहां पर आप देखो, है ना, ये जो पोर्शन है ये कॉन्केव है अंदर की तरफ का, तो ये जो कॉन्केव पोर्शन है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। और इस हाइलम से क्या क्या एंटर कर रहा है बच्चों किडनी के अंदर? एक तो यूरेटर तो बाहर आ रहा है यूरिन को लेके, है ना, ये यूरेटर बाहर आ रहा है भाई, किसके पास जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो यूरेटर तो आता है बाहर, क्या एंटर कर रहा है? ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है बच्चों, और नर्व्स एंटर कर रही है। किडनी को भी तो सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ब्लड लाएगा उसको, उसके लिए ब्लड वेसल्स एंटर करेगी, आर्टरीज एंटर करेगी, वेन्स बाहर निकलेगी। जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है किडनी के पास उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड लेकर बाहर निकलेगी रीनल वेन बच्चों। इसी तरह से नर्व्स भी जाएगी अंदर। ठीक है, यूरेटर बाहर निकलेगा हर किडनी से, किस जगह पर निकलेंगी ये सारी चीजें? किस जगह पर एंटर होगी? एंट्री और एग्जिट इन चीजों की कहां होती है? जो इनर साइड है, इनर वॉल है बच्चों किडनी की, वो कॉन्केव है, वहां पर नॉच है, ये नॉच कहलाता है हाइलम, विच इज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड यूरेटर। क्वेश्चन आता है यहां से, याद रखना है बच्चों को। Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis with projections called calyces. The outer layer of kidney is a tough capsule. अब बच्चों थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बता देता हूं जो अभी यहां तक एनसीईआरटी को शुरुआत में चर्चा करनी चाहिए थी लेकिन नहीं करी है। तो पहली चीज तो आप क्या याद रखोगे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो कि जो राइट किडनी है ये इस तरह से है। जो राइट किडनी है बच्चों उसका लेवल यदि हम देखें तो वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे है। तो राइट किडनी जो है थोड़ा नीचे की तरफ होती है, लेफ्ट थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। कारण यदि अपन बात करें बच्चों तो देखो डायफ्राम के नीचे राइट साइड में क्या है? लिवर है बच्चों, और यहां पर स्प्लीन है। स्प्लीन रिलेटिवली छोटा होता है। लिवर के नीचे क्या है बच्चों? राइट किडनी है, और स्प्लीन के नीचे क्या है बच्चों? लेफ्ट किडनी है। तो क्योंकि राइट साइड में एक लार्ज साइज्ड लिवर इज प्रेजेंट, इसी कारण से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है और लेफ्ट किडनी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर होती है। एक तो ये याद रखना है आपको।
ठीक है, लेवल की बात करनी है तो राइट किडनी जो है लोअर इन पोजीशन होती है देन लेफ्ट किडनी। एक पॉइंट तो ये याद रखना, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर, है ना, नीट मेगा रिवीजन नाम से कोर्स है बच्चों, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रहा हूं, जितनी मार्किंग्स कर रहा हूं, सब मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों किडनीज को अपन क्या बोलते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। कहां भाग रहा है भाई, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। रेट्रो मींस पीछे, हम कहते हैं रेट्रो म्यूजिक, पुराने जमाने का म्यूजिक, जब अपन पीछे रिवर्स जाते हैं दैट इज रेट्रो, है ना। पेरिटोनियम क्या होती है बच्चों, ये आप पढ़ते हो, डाइजेशन के अंदर भी बात होती है इसकी, एनिमल टिश्यू में भी बात होती है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी की अंदर की जो बच्चों एपिथेलियल कवरिंग है वो तो कहलाती है सिलोमिक एपिथेलियम। यही एपिथेलियम बच्चों जब कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ जाती है तो एक स्पॉन्जी लेयर बना लेती है, मोटी लेयर बना लेती है, और ये मोटी लेयर क्या करती है, एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कवर करके रखती है, ताकि जब हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो हमारी ऑर्गन्स आपस में टकरा के डैमेज नहीं हो। तो उनके बीच में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट है, जिसमें फैट भी होता है, वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, इसे ही हम पेरिटोनियम कहते हैं। अब यूजुअली तो क्या होता है, ज्यादातर एब्डोमिनल ऑर्गन्स चारों तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड है, लेकिन किडनीज में क्या है बच्चों, जो किडनीज है वो हमारी पीछे वाली एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड है, ठीक है। तो मान लो ये किडनी है, ये पीछे वाली वॉल से अटैच होगी मेरी एब्डोमिनल वॉल से पीछे अंदर की तरफ, ठीक। तो अब क्या होगा, जो पेरिटोनियम है वो इसको सिर्फ आगे से तो कवर कर पाएगी, पीछे की तरफ से कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि किडनी हमारी एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी हुई है, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल, पीछे वाली वॉल से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, किडनीज पे जो पेरिटोनियम की कवरिंग वो चारों तरफ नहीं है, पेरिटोनियम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द किडनी। या मैं उल्टा बोलूं तो क्या कह सकता हूं कि किडनीज किसके पीछे, पेरिटोनियम के पीछे, यानी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में। आगे बात समझ में, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर पेरिटोनियम की कवरिंग सिर्फ आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ नहीं होती, ये पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होती है बच्चों। क्लियर यहां तक, आगे बात समझ में। अब ये क्या कह रहा है, यदि अपन हाइलम के अंदर चलें बच्चों, तो देखो किडनी का स्ट्रक्चर अपन अब समझेंगे। इसको आपके लिए मैं थोड़ा सा इजी करके बना देता हूं, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं, है ना। ये अंदर का कॉन्केव है, ये क्या है बच्चों, दिस इज यूरेटर। अब जब यूरेटर निकलता है यहां से तो बच्चों इसका शुरुआत में ब्रॉड पार्ट होता है, और ये ब्रॉड पार्ट क्या कहलाता है, दिस ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड एज पेल्विस, पूरा लिखे तो रीनल पेल्विस, ठीक है। बाद में ये नैरो हो जाता है और फिर हम इसको क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं बच्चों, ठीक है। फिर ये किस में ओपन होगा बच्चों, ये ओपन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। इसी तरह से दूसरी किडनी से भी यूरेटर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो जाएगा, इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है बच्चों, और फिर जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो हम इस यूरिथ्रा के थ्रू उसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। यूरिथ्रा की जो बाहर ओपनिंग होती है बच्चों उसको अपन कहते हैं यूरिथ्रल मीएटस। जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यूरिथ्रल मीएटस कहते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है, दिस इज व्हाट, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। अब बच्चों जो किडनी है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉर्टेक्स, और अंदर बच्चों बहुत सारे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड्स। 8 to 12 इनका एक जनरल नंबर होता है बच्चों, ठीक है। दीज आर व्हाट, तो ये मेडुला वाला पार्ट हो गया। तो हम किडनी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आउटर कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला। जो मेडुला है वो किस फॉर्म में है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स के विच आर कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड्स। 8 to 15 या 8 to 12 इन नंबर होते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो कॉर्टेक्स है ये पिरामिड्स के बीच में भी एक्सटेंड कर रहा है, यहां पर एक्सटेंड कर रहा है, यहां पर एक्सटेंड कर रहा है, यहां पर, ये भी कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। तो ये जो एक्सटेंड कर रहा है बच्चों कॉर्टेक्स का, वो पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर की तरफ बीच में एक्सटेंड या इनवेजिनेट करता है, अंदर घुसा हुआ होता है, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं बच्चों इनको अपन, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी।
आगे बात यहां तक समझ में, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, अब बच्चों किडनी का बाकी का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में भी होना चाहिए, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। हर किडनी किसकी बनी हुई है बच्चों? नेफ्रॉन्स की बनी हुई है। नेफ्रॉन्स को यदि अपन बनाए बच्चों, तो नेफ्रॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर यदि कुछ बनाए तो इस तरीके का होता है। बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रक्चर अभी मैं बना रहा हूं, डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, जैसे लूप ऑफ हेनली में थिक एंड थिन पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग अभी नहीं बना रहा हूं मैं। यूनिफॉर्म डायमीटर का बनाया मैंने अभी लूप ऑफ हेनली। ये जब अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बेसिक पार्ट्स बता रहा हूं बच्चों। तो ये इस तरह का एक नेफ्रॉन होता है। ठीक है, यहां पर बच्चों ब्लड फिल्टर होकर यहां पर फिल्ट्रेट बनता है, उसी से अल्टीमेटली जब लास्ट में इस नेफ्रॉन के लास्ट में ये फिल्ट्रेट पहुंचता है तो यहां पर यूरिन बनता है। तो ये जो लास्ट पार्ट होता है बच्चों हर नेफ्रॉन का, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और एक कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं, जैसे यहां पर ये मैंने बना रखा है, तो ये किसी और नेफ्रॉन्स के पार्ट है बच्चों। अब ये जो नेफ्रॉन है बच्चों, ये किस तरह से प्रेजेंट होता है? कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हर नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स अल्टीमेटली मेडुलरी पिरामिड में आती है बच्चों। ठीक है, और हर पिरामिड में बहुत सारे नेफ्रॉन्स आते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं बच्चों, यानी कि 10 लाख। दोनों किडनीज में मिला के 20 लाख हो गए बच्चों, 2 मिलियन हो गए, है ना। तो आप देख सकते हो सिर्फ 8 से 12 पिरामिड है, तो हर पिरामिड में बहुत सारे आपको ऑलमोस्ट 1 लाख नेफ्रॉन्स मिलेंगे। सबकी कलेक्टिंग डक्ट्स किस में आ रही है बच्चों? इन पिरामिड्स के अंदर आ रही है। अब होता क्या है, हर पिरामिड के अंदर कई नेफ्रॉन्स की डक्ट्स मिलकर एक बड़ी डक्ट बनाती है बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो कलेक्टिंग डक्ट से मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स, एक पिरामिड की बात कर रहा हूं अभी मैं यहां पर, तो इन वन पिरामिड मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल डक्ट, एक बड़ी डक्ट बनाती है जिसको हम कहते हैं बच्चों डक्ट ऑफ बेलिनी। बन गई? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक पिरामिड के अंदर कई डक्ट्स ऑफ बेलिनी बनेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स एक डक्ट ऑफ बेलिनी बनाएंगे, दूसरे ग्रुप ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स दूसरी डक्ट ऑफ बेलिनी बनाएंगे, तो कुछ डक्ट्स ऑफ बेलिनी बनेगी। अब क्या होगा? ऑल डक्ट्स ऑफ बेलिनी ऑफ वन पिरामिड, एक पिरामिड की जितनी भी डक्ट्स ऑफ बेलिनी है बच्चों, ये सब मिलकर एक सिंगल डक्ट बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। और मैंने क्या बोला था? कलेक्टिंग नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते यूरिन बन जाता है। इसका मतलब मेडुलरी पिरामिड में जो कलेक्टिंग डक्ट्स है इनमें यूरिन है। इन कलेक्टिंग डक्ट से किसमें आ रहा है ये यूरिन? डक्ट ऑफ बेलिनी में। फिर हर पिरामिड की सारी डक्ट्स ऑफ बेलिनी मिलकर एक सिंगल डक्ट बना लेगी, जिसको हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। इसका मतलब इस माइनर कैलिक्स में क्या आ गया है? यूरिन आ गया है। अब ये जो माइनर कैलिक्स है बच्चों यहां से बाहर निकलेगा। इस पिरामिड का ये माइनर कैलिक्स है, तो ऑरेंज कलर से जो मैंने बनाया दैट इज माइनर कैलिक्स। कैलाइसिस क्या होता है बच्चों? प्लूरल होता है। इसका ये माइनर कैलिक्स है, 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 इसका ये माइनर कैलिक्स है। अब क्या होता है? 2-2, 3-3 पिरामिड के माइनर कैलिक्स आपस में कंबाइन होंगे। मान लो इन दोनों के साथ में कंबाइन हो गए, है ना, इन दोनों के साथ में कंबाइन हो गए, इन दोनों के साथ में कंबाइन हो गए, है ना, ये अकेला हो गया। ठीक है, तो अब माइनर कैलाइसिस के कॉम्बिनेशन से जो और बड़ी डक्ट्स बन रही है, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। तो अब यूरिन इनके अंदर आ गया, और ये सारे मेजर कैलिक्स अब आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़कर क्या बनाएंगे? रीनल पेल्विस। तो नेफ्रॉन्स का काम था यूरिन बनाना, उनकी कलेक्टिंग डक्ट से वो गया, कलेक्टिंग डक्ट्स जुड़ी डक्ट ऑफ बेलिनी में, डक्ट्स ऑफ बेलिनी जुड़ी, एक पिरामिड की सारी डक्ट्स ऑफ बेलिनी जुड़कर एक माइनर कैलिक्स बनाती है, उसमें यूरिन आ गया। हर 2-3 पिरामिड की माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर कैलिक्स बनाती है, उनमें यूरिन आ गया। सारे मेजर कैलिक्स मिलकर क्या बना लेंगे? रीनल पेल्विस। यूरिन इसमें आ गया, और फिर यहां से यूरेटर में जाएगा, और फिर किसमें आ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिथ्रा से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यूरिन का पाथवे यदि अपन बोले तो माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, फिर ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? रीनल पेल्विस, ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूरेटर,
फिर यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में यूरेथ्रा। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको ये सारे पॉइंट्स? ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस, अपन ने समझ लिया है, विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलाइसिस। उल्टा चल रही है यहां पर, एनसीईआरटी ने पहले पेल्विस की बात करी, फिर वो कह रही कि वो कैलाइसिस में डिवाइड होता है बच्चों। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे कैप्सूल्स की भी। Inside the kidney there are two zones, an outer cortex and inner medulla, ये अपन ने पढ़ लिया है। The medulla is divided into a few conical masses, medullary pyramids, इनको हम कहते हैं बच्चों projecting into the calyces. The cortex extends, the cortex extends between the medullary pyramids as renal columns called as columns of Bertini और renal columns of Bertini। बच्चों ये मैंने आपको समझा दिया है। अब और कुछ चीजें जो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी है, हल्की सी चर्चा करके रह गई। मैं हमेशा बोलता हूं भाई जो एनसीईआरटी है वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह, शर्माती हुई दुल्हन की तरह, कहना बहुत कुछ चाहती है लेकिन अपने अंदर ही रख लेती है, बहुत कम कह के रह जाती है। ऐसे ही यहां पर देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला है कि भाई द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, यानी कि किडनी के बाहर एक टफ कैप्सूल या कवरिंग होती है। ठीक है, तो होती है, बिल्कुल होती है बच्चों। तो कौन कौन सी लेयर्स होती है अपने को पता होना चाहिए। मान लो ये किडनी है, ठीक है, तो किडनी का जो आउटर सरफेस है, जस्ट आउटर सरफेस बच्चों, इससे एक टफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर अटैच्ड होती है, जिसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बात करी है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है ये, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाहर बच्चों एक और लेयर होती है जो एनसीईआरटी ने नहीं बोली, वो लेयर क्या होती है? फैट की लेयर, एडिपोज लेयर। एडिपोज लेयर, ठीक है। इसके बाहर फिर एक और लेयर होती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज गेरोटास फेशिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 कवरिंग्स से हमारी किडनी प्रोटेक्टेड होती है। जो गेरोटास फेशिया है किसका बना हुआ है? अगेन व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो दो तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स और एक फेट की एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है बच्चों। इन 3 लेयर से ऑर्डर याद रखना, सबसे बाहर गेरोटास फेशिया, उसके अंदर फिर फेट की लेयर और सबसे अंदर बच्चों रीनल कैप्सूल होता है। ठीक, तो ये जो चीजें एनसीईआरटी ने नहीं दे रखी थी ये भी मैंने आपको बता दी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अब अभी जैसा मैंने आपको बोला था, हर किडनी के अंदर 1 मिलियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी अपन ने बनाया तो उनका स्ट्रक्चर, उनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स बच्चों। दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स। क्यों? किडनी का काम क्या है? यूरिन बनाना, और वो यूरिन कहां बन रहा है? इनके अंदर बन रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? किडनी की फंक्शनल यूनिट्स बोलेंगे बच्चों। ठीक है, हर किडनी में 1 मिलियन यानी कि करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। दोनों में मिलाकर कितने हो गए बच्चों? 20 लाख हो गए। अब बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगेन एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से नहीं समझा रखा है, तो अपन अलग से उसका एक डायग्राम बना लेते हैं अभी। ठीक है, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे ताकि अच्छे से हम समझ सकें उसको। ठीक है बच्चों, तो ये एक नेफ्रॉन है बच्चों। हमने अभी देखा था जो किडनी है बच्चों, किडनी के अंदर कौन एंटर कर रही है? रीनल आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, और फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा? रीनल वेन के थ्रू आएगा बच्चों। ये जो रीनल आर्टरी अंदर जाती है ये किस में डिवाइड होती है बच्चों? आर्टीरियोल्स में। जो आर्टरी से छोटी ब्रांचेस होती है उनको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। ठीक है, अब इन्हीं आर्टीरियोल्स में से एक ब्रांच नेफ्रॉन के पास जाती है, हर नेफ्रॉन के पास जाएगी बच्चों, और ये जो ब्रांच होती है इसको हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टीरियोल। क्या कहते हैं बच्चों? एफरेंट आर्टीरियोल।
एफरेंट उस चीज को कहते हैं जो आ रहा है, इफरेंट जो जा रहा है। तो ये आर्टीरियल क्योंकि नेफ्रॉन की तरफ आ रहा है तो इसको एफरेंट आर्टीरियल कहेंगे। ये आर्टीरियल आकर यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। यानी कि क्या बन रहा है यहां पर, एक गुच्छा, एक टफ्ट, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बन रहा है। और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बच्चों यहां पर बनता है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। दिस इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर बच्चों ये कैपिलरीज मिलकर एक छोटी आर्टीरियोल बनाती है, जिसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। ये इफरेंट आर्टीरियोल बच्चों आगे जाता है और जो नेफ्रॉन का रिमेनिंग पार्ट है उसके आसपास कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाता है, ताकि नेफ्रॉन की हर सेल को ऑक्सीजन मिल सके। यहां तक क्लियर? तो ग्लोमेरुलस हमें समझ में आ गया। तो हर नेफ्रॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, एक तो ग्लोमेरुलस और दूसरा ट्यूबुलर पार्ट। ये ग्लोमेरुलस हो गया। अब ये जो बाकी का ग्रीन पार्ट है, दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट। अब इस ग्रीन पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको हम, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है बच्चों। होता क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर है बच्चों, ठीक है, ये इफरेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसका मतलब इधर से ज्यादा ब्लड एंटर कर रहा है, एग्जिट कम कर रहा है। इसका मतलब बीच में जो कैपिलरीज वाला पार्ट है, इसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। लेकिन इस फिल्ट्रेशन में एक तो जो फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है, दैट इज प्लाज्मा, हम पढ़ चुके हैं बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में, वो फिल्टर होगा। ठीक है, उसमें सारी चीजें जो डिसॉल्व है वो फिल्टर होगी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन क्या फिल्टर नहीं हो पाएगा यहां पर, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और लार्ज प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। अभी यहां तक समझ लो, यहां पर मतलब क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। अब ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है बच्चों, ये कुछ लेयर्स के थ्रू होगा। जैसे यहां पर कैपिलरीज की जो वॉल है वो किसकी बनी हुई है बच्चों, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। इसी तरह से बच्चों बोमेन्स कैप्सूल की जो वॉल है, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स की बनी हुई होती है। लेकिन इसको हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो पार्ट, इनर पार्ट विच इज टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस बच्चों, यहां पर जो फ्लैट सेल्स होती है उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। और क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं बच्चों, यहां की जो स्क्वेमस सेल्स होती है इनमें फुट लाइक प्रोसेस होते हैं। और क्योंकि फुट के लिए हम पोडो वर्ड यूज करते हैं या पोडा वर्ड यूज करते हैं बच्चों बायोलॉजी में, सो दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, जो फुट लाइक प्रोसेस होते हैं, इन फुट लाइक प्रोसेस की वजह से कुछ स्लिट्स बन जाती है, फिशर लाइक दरारें बन जाती है, हम यूं कह सकते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिनके थ्रू इजीली फिल्ट्रेशन हो सके, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन हो सके बच्चों। तो ये पोडोसाइट्स फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में मदद कर रही है। जो इधर की लेयर है बच्चों, बाहर की तरफ की जो लेयर है यहां पर, ये जो लेयर है बोमेन्स कैप्सूल की, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, लेकिन यहां पर पोडोसाइट्स में मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये सिंपल फ्लैट सेल्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस हो गया, ये पूरा ट्यूबुलर पार्ट, उसमें पहला बोमेन्स कैप्सूल है, उसकी मैंने आपको हिस्टोलॉजी बता दी किस तरह की सेल्स का बनाव होता है बच्चों। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कॉइल्ड पार्ट है बच्चों, एंड दिस कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज, फंक्शन हम देखेंगे बच्चों यूरिन फॉर्मेशन में। ये जो कॉइल्ड पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कॉइल्ड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बच्चों। ठीक है, ये किसका बना हुआ होता है, दिस इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल, ये अपन एनिमल टिश्यू में भी पढ़ते हैं, वहां भी पढ़ा हुआ, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। बट कैसी होती है यहां पर, ये ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर का मतलब माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन पे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। कारण हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है, जब यूरिन फॉर्म होता है तो यहां पर पीसीटी जो फिल्ट्रेट आ रहा है ब्लड से, यहां पर उस प्लाज्मा में से मोस्ट ऑफ द आयंस, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एब्जॉर्प्शन यहां होता है बच्चों फिल्ट्रेट का।
और क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, जो किसकी मदद से मिलता है, माइक्रोविलाई। ऐसी एपिथेलियम जिसमें माइक्रोविलाई होती है उसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, क्योंकि वो ब्रिसल लाइक ब्रश के ब्रिसल्स की तरह अपीयरेंस देती है बच्चों। और क्योंकि यहां पर फिर एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में एनर्जी भी ज्यादा यूटिलाइज होगी, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए बच्चों, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होता है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर किस लिए बोला है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। ठीक, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट पार्ट है वो यू शेप का पार्ट होता है। ठीक है, और ये यू शेप का पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली बच्चों। अब ये जो लूप ऑफ हेनली है, इसमें जो पार्ट नीचे की तरफ फिल्ट्रेट को लेकर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। जो ऊपर की तरफ यूरिन को लेकर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब। ऊपर की तरफ जाने वाला असेंडिंग, नीचे की तरफ आने वाला डिसेंडिंग होता है बच्चों। अब लूप ऑफ हेनली में भी आप दो पार्ट देख सकते हो, थिक और थिन। जो थिक पार्ट है बच्चों, ये तो किसका बना होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब बच्चों जब नेफ्रॉन की मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखना, नेफ्रॉन में कहीं पर भी कॉलुमिनर एपिथेलियम नहीं होती। तो यदि मैं SCE लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि यहां पर C रिप्रेजेंट्स क्यूबॉइडल नॉट कॉलुमिनर, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन जो थिन पार्ट होता है बच्चों, ये बना होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स का। ठीक, अब अपन बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट पार्ट की, विच इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, डिस्टल। बाकी तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अपन ने वहां पर भी देख लिया बच्चों, जैसे PCT में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगेन कोइल्ड पार्ट है क्योंकि ये। ठीक है, अब ये किसका बना होता है भाई, ये अगेन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इसकी यदि अपन बात करें तो PCT के कंपैरिजन में माइक्रोविलाई ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो माइक्रोविलाई मेजरली कहां प्रेजेंट है, PCT में। फिर बच्चों जो कलेक्टिंग डक्ट है, लास्ट पार्ट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। हर एक कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन्स के DCT ओपन होते हैं, ध्यान रखना। हर एक कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन्स के DCT, जैसे मान लो ये दूसरा कोई नेफ्रॉन जिसका DCT ओपन हो रहा है, यहां पर भी एक DCT ओपन हो रहा है किस तीसरे नेफ्रॉन का। आगे बात समझ में, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये भी किसकी बनी होती है बच्चों, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। यहां पर सीलिया भी होते हैं, सीलिएटेड, जो यूरिन को आगे की तरफ, नीचे की तरफ धकेलने का काम करते हैं, टुवर्ड्स द डक्ट ऑफ बेलिनी, टुवर्ड्स द माइनर कैलिक्स, टुवर्ड्स द मेजर कैलिक्स, टुवर्ड्स द रीनल पेल्विस, टुवर्ड्स द यूरेटर्स बच्चों। तो ये पार्ट्स हो गए एक नेफ्रॉन के, और उनमें किस तरह की एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, कहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है बच्चों। इसके बारे में और डिटेल अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आती जाएगी। ठीक है, अब एक बार पहले ये देख रहे थे कि एनसीईआरटी ने नेफ्रॉन के बारे में क्या लिख रखा है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो each kidney has nearly 1 million complex tubular structures called nephrons, which are the functional units. Each nephron has two parts, the glomerulus, ये अपने देख लिया बच्चों, in the renal tubule. Glomerulus क्या है, tuft of capillaries, किससे बन रहा है, efferent arteriole से, किसकी ब्रांच है, renal artery की बच्चों। Blood from the glomerulus is carried away by an efferent arteriole, आगे ले जाता है। Renal tubule begins with a double-walled cup-like structure, Bowman's capsule बच्चों, which encloses the glomerulus. Glomerulus along with the Bowman's capsule is called the Malpighian body और renal capsule, एक important point है ना। तो बच्चों माल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल आपसे पूछा जा सकता है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स और माल्फिगियन बॉडी में कंफ्यूज मत होना। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हमने बताई थी क्या, आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो इंसेक्टा क्लास होती है उनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। लेकिन यदि अपन एक नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन में बॉमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, माल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इनका दूसरा नाम है कलेक्टिवली, दोनों को मिलाकर। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कोइल्ड नेटवर्क कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अ हेयरपिन और यू शेप्ड स्ट्रक्चर हेनलीज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल व्हिच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब, बता दिया बच्चों मैंने। The ascending limb continues is another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule. The DCTs of many nephrons open into, मैंने बोला था एक कलेक्टिंग डक्ट में एक से ज्यादा DCTs ओपन होते हैं, किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. Ultimately जो कलेक्टिंग डक्ट है वो डक्ट ऑफ बेलिनी बनाएगी। डक्ट ऑफ बेलिनी हर पिरामिड के मिलकर एक माइनर कैलिक्स, 2 से 3 माइनर कैलाइसिस मिलकर एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं, सारे मेजर कैलाइसिस मिलकर रीनल पेल्विस बनाते हैं बच्चों। ठीक है, अब
The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखो यहां पर यदि आपने ध्यान दिया हो तो ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों किडनी का, देखो यहां पर मैंने क्या बनाया, ये नेफ्रॉन बनाया। तो ये देखो बोमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट, पीसीटी वाला पार्ट और डीसीटी वाला पार्ट तो किसमें, कॉर्टेक्स में। लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट किसमें है, मेडुला के। तो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रहते हैं। लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट किस पार्ट में रहते हैं, मेडुलरी पिरामिड में। क्या सिग्निफिकेंस है, चैप्टर में आगे आएगी इस चीज की भी सिग्निफिकेंस है। हर चीज किसी ना किसी रीजन से है बच्चों। In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called as cortical nephrons. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called as juxtamedullary nephrons. अभी बताता हूं इनके बारे में, पहले इस पैराग्राफ को कवर कर लेते हैं। The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. अभी मैंने आपको बोला था कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है बच्चों, ये आगे जाकर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में कन्वर्ट होगा और ये कैपिलरीज एक नेटवर्क बनाएगी अराउंड रेस्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये जो नेटवर्क बनता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इस नेटवर्क को हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, दिस इज व्हाट, दिस इज पेरी मींस अराउंड, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द ट्यूबुलर रीजन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta. अभी क्या है, ये आ जाएगा जब अपन अभी juxtamedullary cortical nephrons पढ़ेंगे। vasa recta is absent और highly reduced in cortical nephrons। तो बच्चों नेफ्रॉन्स में जो अपने को लास्ट पार्ट, यहां पर नेफ्रॉन वाले टॉपिक में जो पढ़ना है लास्ट में, वो क्या बच रहा है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं, वो अभी मैं बता रहा हूं। उन्हीं में से एक के साथ वासा रेक्टा नाम का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। तो नेफ्रॉन्स के टाइप की यदि हम बात करें बच्चों, तो टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर। फर्स्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन्स। बच्चों अपने को पता है कि जो कॉर्टेक्स है वो बाहर की तरफ होता है। तो मान लो मैं यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, इसके बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है और इसके अंदर की तरफ मेडुला है ना, दोनों ही। ये पूरा हो गया। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यदि अपन बनाएंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके के बनेंगे। ठीक है। जक्स्टामेडुलरी पे पहले बना लेते हैं, अपना आप आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब कॉर्टिकल नाम में क्या रहा है, कॉर्टिकल यानी कि कॉर्टेक्स, ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका मेजर पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉर्टेक्स में। भाई बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, तो चाहे कोई सा भी नेफ्रॉन हो वो कॉर्टेक्स में रहेगा, लेकिन आप देखोगे ये कॉर्टेक्स की तरफ ज्यादा है और जो लूप ऑफ हेनली है वो मेडुला में बहुत कम डेप्थ तक जा रहा है बच्चों, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक तो मेडुला के क्लोज होंगे। यहां देखो बोमेन्स कैप्सूल मेडुला से बाहर की तरफ है काफी, यहां पर बोमेन्स कैप्सूल काफी क्लोज है मेडुला के। ठीक है। और जो लूप ऑफ हेनली वो काफी लंबा है एंड डीप इनटू दी मेडुला जा रहा है बच्चों, मेडुलरी पिरामिड के काफी डीप तक जा रहा है। तो जक्स्टा मींस क्लोज, मेडुलरी, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, ऐसे नेफ्रॉन्स जो मेडुला के ज्यादा क्लोज है और जिनका लूप ऑफ हेनली डीप तक जाता है, जक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जिनका मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में, लूप ऑफ हेनली बहुत कम डेप्थ तक जाता है। ये टोटल नेफ्रॉन्स के 80% होते हैं बच्चों, और ये टोटल नेफ्रॉन्स के 20% ही होते हैं। ये कम होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। एक और चीज, ठीक है, अभी अपन ने देखा था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कैसे बनेगी भाई,
यहां पर जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो आएगा, ग्लोमेरुलस बनाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल निकलेगा और ये इफरेंट आर्टेरियोल यहां पर एक नेटवर्क बना लेगा। दीज आर कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसी तरह से यहां पर भी होगा, ये ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट आर्टेरियोल, ये भी यहां पर क्या बनाएगा, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यानी कि नेटवर्क बना लेगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएगा। लेकिन अंतर क्या है, यहां पर जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स में इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के नेटवर्क में से बच्चों एक ब्रांच अलग से निकलेगी और ये ब्रांच पैरेलल रन करती है किसके, लूप ऑफ हेनली के। और ये जो ब्रांच बिल्कुल लूप ऑफ हेनली भी यू शेप का है, ये भी यू शेप में चल रही है। बस फर्क इतना सा है कि जो लूप ऑफ हेनली उसमें जो फ्लूइड है उसका फ्लो का डायरेक्शन ये है बच्चों, है ना। और वासा रेक्टा, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा, इसमें जो ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन है वो ये है बच्चों। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या हो गई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की एक ब्रांच जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनली के पैरेलल रन करती है, लेकिन इसमें जो ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन होता है वो लूप ऑफ हेनली में जो फिल्ट्रेट है यानी कि यूरिन है उसके फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। क्या सिग्निफिकेंस है आगे आएगी बच्चों। इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में ज्यादा पानी नहीं है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भर भर के यूरिन एक्सक्रीट कर दें। यदि यूरिन में बहुत सारा पानी चला जाएगा तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो यूरिन एक्सक्रीट जब हम करते हैं तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, हमारे ब्लड के कंपैरिजन में उसका कंसंट्रेशन 4 टाइम्स होता है बच्चों, ठीक है, पानी कम होता है यूरिन के अंदर। तो यूरिन को कंसंट्रेट करने में ये जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वासा रेक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, ये जो डीप लूप ऑफ हेनलीज है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने जितना भी स्ट्रक्चरल पार्ट था बच्चों वो पूरा कवर कर लिया। अब जो फंक्शनल पार्ट बचा है कि भाई यूरिन बनता कैसे है, कैसे उसका कंसंट्रेशन होता है, क्या डिसऑर्डर्स और रेगुलेशन है बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो इसी तरह से बच्चों मेहनत करते रहो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। डेट अनाउंस हो चुकी है, हमें खूब मेहनत करनी है अगले 100 दिनों में, इतनी मेहनत करनी है कि हमारे सिलेक्शन में किसी तरह का कोई संशय कोई शक ना रहे। आज के सेशन की पीडीएफ भी आपको लेक्चर खत्म होने के बाद आपको अपने कोर्स के अंदर जो नीट मेगा रिवीजन कोर्स है उसमें मिल जाएगी। माइंड मैप्स भी है वहां पर, सॉल्व पीवाईक्यूज भी है बच्चों। तो इसी तरह से मेहनत में लगे रहो, ये सरल है तो सब सरल है।